हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर सीएसएस की। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के बारे में, सीएसएस स्यूडो क्लासेस और सीएसएस स्यूडो एलिमेंट और ओपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा अपना एक फोल्डर ओपन। तो मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो हमने बनाया था CSS 3 वाला, उसको। ठीक है, इसको मुझे करना पड़ेगा VS कोड के अंदर ओपन। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, तो मेरा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। तो मुझे यहाँ पे एक नई फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS, अरे यहाँ पे नहीं, मेरे को एक नई फाइल यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो CSS ट्यूटोरियल 7 था ना, हाँ 7.html। ठीक है, HTML फाइल मैंने बना ली। अब मुझे इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा बेसिक कोड है HTML का, वो बॉयलर प्लेट कोड। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूँगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर भी टाइटल भी चेंज कर देता है, ट्यूटोरियल 3 या फिर CSS लिख देता है, CSS 3 लिख देता है। चलो ठीक है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेटर्स के बारे में। तो यार कॉम्बिनेटर्स क्या होता है, जैसे हमने देखा था क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, सीएसएस के अंदर हम सिलेक्ट करते थे। चलो एक पहले हेडिंग लगा देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता है कोडिंग हंट। चलो, और इसको ओपन कर लेता है लाइव सर्वर के, मतलब अपना ब्राउजर पर। ठीक है, लाइव सर्वर की मदद से। तो हमें यहाँ पे कोडिंग हंट लिखा हुआ मिल गया। अब देखो, हमने इसको सिलेक्ट करना था तो कैसे करते थे, यहाँ पे मैं स्टाइल लगा देता हूँ और मैं कैसे सिलेक्ट करता था कि H1। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दो, उसको मतलब कोई भी चीज़ चेंज कर दो, जैसे कि कलर में कर रहा हूँ चेंज, तो ये रेड हो गया। ओके, तो ये होता है नॉर्मल सिलेक्टर हमारा। कौन सा सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर। अब अगर मुझे यहाँ पे क्लास देके करना होता तो मैं क्या करता, क्लास सिलेक्टर से उसको सिलेक्ट करता। तो यार हमारे पास ऐसे ना कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होते हैं, कॉम्बिनेशन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ड्यू है, ठीक है, ड्यू के अंदर हमारा एच मतलब H1 है, या फिर कोई भी हेडिंग है, या फिर कोई पैराग्राफ, या फिर कोई भी हमारा एलिमेंट है, उसको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ड्यू लेता हूँ सबसे पहले। ओके, डॉट बॉक्स ले लेता हूँ। चलो, ड्यू डॉट बॉक्स, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ H1। ओके, और यहाँ पे लिख देता है CSS 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे CSS 3 लिखा हुआ आ गया। अब इसका भी रेड कलर लग रहा है क्योंकि मैंने एलिमेंट सिलेक्टर की मदद से यहाँ पे कलर रेड कर दिया था। ठीक है, अब मुझे ना कैसा करना है कि ड्यू के अंदर वाला H1 है उसी को सिलेक्ट करो सिर्फ। तो यार उसके लिए हमारे यूज होगा डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, तो यार डिसेंडेंट सिलेक्टर कैसे यूज करता है, उसको ना सिर्फ स्पेस से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्पेस देकर उसको बता सकते हैं कि भाई ड्यू के अंदर हमारा H1 या फिर कोई भी एलिमेंट, उसको सिलेक्ट कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यू, या फिर मैं लिख सकता हूँ डॉट बॉक्स, क्योंकि हमने आईडी देके रखी है। ठीक है, तो डॉट बॉक्स, उसके अंदर स्पेस मैंने दी, वही होगा हमारा सिलेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेटर। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ H1। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, डॉट बॉक्स मतलब जिसकी भी आईडी नहीं, सॉरी, क्लास बॉक्स है, उसके अंदर वाला H1 को सिलेक्ट करो। अब उसके अंदर कोई भी हम प्रॉपर्टी CSS की लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कलर कर देंगे हम ब्लू। ठीक है, अब मैंने सेव किया तो देखो पहले वाले H1 को नहीं लगा, और जो नीचे वाला था जो हमारे डॉट बॉक्स के अंदर था उसको लग गया। ठीक है, कलर मैंने लगाया था वो। तो यार ये हमारा होता है स्पेस से सिलेक्ट किया हमने, कौन सा, डिसेंडेंट सिलेक्टर। उसके बाद आ जाएगा हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। तो यार देखो चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं, जैसे ये H1 तो है, ठीक है, इसके बाद एक और H1 भी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोडिंग क्लाउड। अब सेव करके जाते हैं वहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि डॉट बॉक्स के अंदर हमारा जो H1 है उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, अब मैं उसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ कि चाइल्ड सिलेक्टर, उसके अंदर मतलब दूसरे तो हो ही सकते हैं। जैसे एक और ड्यू ले लिया मैंने, उसके अंदर ये, चलो एक काम करता हूँ, ये वाला H1 जो है उसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ ऊपर की तरफ। अब क्या हुआ, डॉट बॉक्स के अंदर तो H1 है ही, देखो तो दोनों ही सिलेक्ट हो गए। और मुझे क्या करना है कि जो उसका सिर्फ चाइल्ड ही हो। अब ये तो क्या हो गया, ये जो ड्यू था वो बॉक्स का चाइल्ड हो गया। ठीक है, और चाइल्ड का भी चाइल्ड है H1, फिर भी वो सिलेक्ट हो गया। तो यार इस जगह पे हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड सिलेक्टर को। तो क्या करेंगे हम, डॉट बॉक्स के बाद ये जो स्पेस लगाई वहां पर हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन का यूज कर लेंगे। ये होता है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ CSS 3 को ही सिलेक्ट किया उसने, जो कि हमारा जो दूसरा वाला H1 है जिसके अंदर हमने कोडिंग क्लाउड लिखा, वो भी कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर ही तो है, पर क्या है उसका चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्ड का भी चाइल्ड है। ठीक है, तो अब वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने सिलेक्ट किया सिर्फ चाइल्ड सिलेक्टर की मदद से, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है कि उसके बाद वाला सिबलिंग मतलब कि उसका भाई बहन, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो भी आएगा वो पहला एलिमेंट उसको सिलेक्ट कर दो। तो अभी हम क्या करते हैं, एक मिनट पहले उसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे से डॉक्यूमेंट को, तो सही सही दिख जाए। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, ये जो ड्यू खत्म हो रहा है उसके बाद एक और H1 ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता है कुछ भी नाम लिख देता है, चलो ठीक है ये नाम आ गया। अब मुझे ना इसको सिलेक्ट करना है, कैसे करना है पता है, ये बॉक्स के बाद में आ रहा है वो, मतलब उसका सिबलिंग हो गया ना। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे डॉट बॉक्स मैंने तो लिखा ही है, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ प्लस, ठीक है। तो प्लस से क्या होगा, देखो ये जतिन जो लिखा था उसको सिलेक्ट कर दिया उसने, मतलब बॉक्स के बाद में पहला जो एलिमेंट आ रहा है उसको उसने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने H1 लिखा तो पहला H1 को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक और भी H1 ले सकता हूँ, 2-3 ले लेता हूँ, चलो अब सेव करके जाता हूँ वहाँ पर। तो देखो उसने ना पहले को ही सिलेक्ट किया, तो यार यही होता है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब हमें अगर ऐसा हुआ कि सारे को सिलेक्ट करना हो, तो उसके बाद वाले सारे सिबलिंग को, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो यार जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना आपको ये वाला मार्क लगाना पड़ेगा, जो बैकटिक जो हमारी कीबोर्ड के अंदर देखो लेफ्ट साइड के अंदर 1 नंबर जो लिखा है ना उसके बाजू में बैकटिक का ऑप्शन होगा, और उसी को मतलब शिफ्ट दबा के हमें करना है। यार इसका नाम मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला हमारा सिलेक्टर होता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हमारा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब मैंने ये लिख दिया तो क्या होगा, देखो कि डॉट बॉक्स के बाद में जितने भी हमारे H1 आ रहे हैं उन सभी को सिलेक्ट कर दो और उनको मैं ये सारी प्रॉपर्टीज लगा दो। तो यार अभी तो मैंने क्या सिर्फ कलर ही लगाया, तो आप बॉर्डर या फिर हाइट विड्थ या फिर बैकग्राउंड कलर सारी मतलब जितनी भी चीज़ें चाहो लगा सकते हो, ठीक है। मैंने तो सिर्फ कलर लगा के आपको बस ये समझाया कि ऐसा मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कॉम्बिनेटर्स, ठीक है। यार इसके बाद आ जाएगा हमारा स्यूडो एलिमेंट और स्यूडो क्लासेस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्यूडो क्लासेस के बारे में। तो आपने होवर तो देखा ही होगा, हमने पहले भी आगे शायद से यूज़ किया था, ठीक है। अगर नहीं देखा तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो वो बेसिकली हमारा होता है स्यूडो क्लास, ठीक है। तो उसको कैसे हमें यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं लेने वाला हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो लास्ट वाले एलिमेंट्स को। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ एक एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर चलो एक काम करता है, जो हमारी कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट है इसका लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। href के अंदर वो डाल देता है और यहाँ पे लिख देता है कोडिंग क्लाउड लिख देता है, ठीक है। फिर सेव किया और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अरे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्लिक कर दिया तो क्या होगा, वो दिक्कत मैं बताता हूँ। अब हमारे पास स्यूडो क्लासेस होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंकर टैग, उसके बाद लिख दूंगा लिंक, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, एंकर टैग के बाद में मैंने कॉलन लगाई, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लिंक और उसके बाद उसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं उसका कलर कर देता हूँ रेड और सेव कर दिया और फिर जाते हैं वापस। तो देखो इसका कलर रेड नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि लिंक क्या होता है कि पहली बार मतलब जब भी आपने कोई एंकर टैग लगाया है, ठीक है, तब पहली बार आपको आप उसको देख रहे हो, मतलब उसका बाय डिफॉल्ट वाला जो कलर रहेगा, इनिशियल वैल्यू रहेगी जो उसके कलर की, वो होगी हमारी ये रेड। हमने अभी रेड लगाया ना तो रेड, ठीक है। पर मैंने उस पर क्लिक कर दिया था तो वो क्या हो गया, विजिटेड स्टेट में चला गया। विजिटेड स्टेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी हमारा हो जाएगा स्यूडो क्लास। तो देखो मैंने एंकर टैग लिखा, फिर से कॉलन लिखी और यहाँ पे लिख दूंगा विजिटेड, ये रहा विजिटेड। अब देखो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर कर देता है ब्लू, ब्लू तो था ही है ना, तो मैं कर देता हूँ येलो। अब सेव करते हैं और जाते हैं। तो देखो यहाँ पर येलो हो गया। अब यार विजिटेड का मतलब क्या है कि अगर आपने एक उस पर पहले से मतलब एक बार ही क्लिक करके रखा है, ठीक है, और फिर आप वापस आ गए तो वो कौन सा हो गया, वो विजिटेड हो गया, मतलब उसको आपने विजिट करके रखा है, तब उसका कलर हो जाना चाहिए येलो। और जो लिंक था वो बाय डिफॉल्ट रहेगा, जो कि अब नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि हमने उस पर विजिट कर लिया इसलिए। तो वैसे ही हमारे पास आता है एक्टिव होवर, ठीक है। तो मैं होवर भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग को तो कर ही सकता है, पर हम करेंगे H1 को कर लेते हैं, चलो। तो डॉट बॉक्स के अंदर चाइल्ड सिलेक्टर लेकर करते हैं, चलो। डॉट बॉक्स, उसके अंदर चाइल्ड सिलेक्टर लेके मैंने लिया H1, उसको सिलेक्ट करो। डायरेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर होवर का यूज़ करना है। तो मैंने लिख दिया सिंपल होवर, कैसे, कॉलन लगाकर। तो स्यूडो क्लास के अंदर ना एक ही सिंगल कॉलन लगती है, स्यूडो एलिमेंट के अंदर डबल कॉलन लगती है, वो आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पर अभी के लिए याद रखो कि सिंगल कॉलन लगा के हम क्या कर सकते हैं, स्यूडो क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट बॉक्स के अंदर चाइल्ड है जो H1, उस पर होवर करने पर कुछ चेंजेस करने हमें, जैसे कि चलो फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसकी। बाय डिफॉल्ट तो कितनी आती है, बाय डिफॉल्ट चलो एक काम करते हैं हम 50 पिक्सल कर देता है, ठीक है। अब सेव करके मैं जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो देखो मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसकी फॉन्ट साइज बढ़ के कितनी हो गई, 50 पिक्सल हो गई, है ना। तो ये होता है हमारा होवर कि इस पर जब भी हम माउस ले जाएंगे, चलो बैकग्राउंड कलर भी लगा देता है तो समझ में आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करता हूँ बिना होवर किए और इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कर देता है रेड,
अब देखो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट लग गया। अब मैं इस पर होवर करूँगा तो देखो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रही है। तो यार यही होता है हमारा होवर, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि हमारा एक्टिव स्टेट भी होता है हमारा। किसके लिए होगा वो, बटन या फिर एंकर टैग, वो सारी चीज़ों के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, क्योंकि हम अलग अलग एलिमेंट यूज़ करके देखेंगे और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको एक्चुअल में यूज़ किया जाता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ बटन, बटन के अंदर लिख देता है क्लिक मी, ओके। अब देखो ये आ गया बटन यहाँ पर। अब एक्टिव स्टेटस क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो बटन को मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, बटन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया जैसे कॉलन लगानी है, उसके बाद लिखना है मुझे एक्टिव, और इसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगा मतलब कि जब भी ये बटन का स्टेट होगा एक्टिव तब इस पर ये सारी प्रॉपर्टीज लगाओ, ठीक है। तो एक्टिव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चेंज कर देंगे कलर इसका, ठीक है। तो देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं इस पर माउस मतलब ये बटन दबा रहा हूँ वो बोलेंगे इसका एक्टिव स्टेटस, ठीक है। देखो मैं छोड़ रहा हूँ तो वापस जा रहा है, तो यही होता है एक्टिव। मैंने जब इस पर क्लिक किया, जब भी मैंने बटन दबाया उसके ऊपर, तब क्या होगा, उसका कलर चेंज हो गया। तो यार ये ना कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम एक्चुअल में, अगर वेबसाइट की बात करें तो, कि जैसे कोई बटन है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि उस पर क्लिक करने पर क्या हो रहा है, बटन थोड़ा सा उसकी साइज़ कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने ट्रांसफॉर्म ये सारी चीज़ें सीखी नहीं, तो पैडिंग से अभी बता देता हूँ, ठीक है। बाकी तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और बेस्ट वे वही है कि हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसकी पैडिंग, अरे मैं कैसे लिख रहा हूँ पैडिंग, ओके ये रहा। पैडिंग कर देंगे टॉप बॉटम से 3 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, बहुत ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। और अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो इसकी पैडिंग बढ़ गई, मतलब लग रहा है कि बटन थोड़ा बड़ा हो रहा है। वैसे इतना भी सही नहीं लग रहा, मैंने बताया जैसे कि पैडिंग का यूज़ करके ये करना सही वे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये होता है हमारा एक्टिव स्टेट, ओके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्यूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो यार स्यूडो एलिमेंट्स क्या होता है, देखो एक मिनट, स्यूडो एलिमेंट्स तो बाद में, अभी एक दो चीज़ रह गई है जो कि हमारी फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड और nth चाइल्ड। तो यार वो क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो मेरे को ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यार फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है, देखो इसके लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक और नया ड्यू ले लेता है, चलो कंटेनर, ओके ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, कंटेनर, ठीक है। इसका क्लास मैंने दे दिया कंटेनर, और उसके अंदर लेंगे हम कुछ पैराग्राफ्स ले लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख देता है हेलो, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 बारी कर देता है, चलो ठीक है। ओके ये क्या ओपन हो गया, चलो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ ले लिए, कहाँ पर, कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले, डॉट कंटेनर, उसके अंदर पैराग्राफ, और उसको मैं लगाता हूँ, कलर लगा देता है, रेड कर देता है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो देखो क्या हो रहा है, कंटेनर के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स है उसको कलर लग गया रेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसका सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, उसका जो पहला एलिमेंट है ना उसी को सिलेक्ट करना है। तब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि उसका फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट कर दो। कैसे करेंगे हम, कंटेनर के अंदर पी, फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, कॉलन के बाद लिखेंगे हम फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो क्या होगा, कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से फर्स्ट चाइल्ड अगर वो पैराग्राफ है तो उसको मुझे सिलेक्ट करके दो, तो वो सिलेक्ट करके मेरे को दे देगा, ओके। तो देखो इसमें फर्स्ट चाइल्ड को ही उसने सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, सेम चीज़ होगी हमारी लास्ट चाइल्ड के साथ में भी, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा वहाँ पे मुझे लिख देना है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट चाइल्ड, ये भी हमारा हो जाएगा CSS का स्यूडो क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट की जगह मैं सिंपल लिख देता हूँ लास्ट। अब मैं सेव करता हूँ और फिर ब्राउज़र पे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका जो लास्ट चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करके दे देगा। अगर इसमें एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और पैराग्राफ की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि H3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं देखूंगा तो लास्ट चाइल्ड को उसने सिलेक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल कि H जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जो फर्स्ट लास्ट चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। पर मैंने कैसे लिखा कि पैराग्राफ लास्ट चाइल्ड है तो ही सिलेक्ट करो। तो देखो यहाँ पे मैंने P लिखा था, उसका लास्ट चाइल्ड लिखा था, ठीक है। तब वो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पैराग्राफ उसका लास्ट चाइल्ड है नहीं, ठीक है। लास्ट चाइल्ड कौन है, H3 है। तो ये देखना है आपको, ये ना कई बार प्रॉब्लम ला सकता है कि भाई मैंने तो किया, सिलेक्ट हुआ क्यों नहीं, ये सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट है वो आपको देख लेना है। तो ऐसे हो जाएगा हमारा लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, और इसके सिवा भी एक आ जाता है हमारा nth चाइल्ड। तो यार nth चाइल्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे मुझे अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर, जैसे कि ये दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा मुझे सिलेक्ट करना हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ,
तब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NTH चाइल्ड, ठीक है, NTH चाइल्ड, और इसके बाद जो पैरेंथेसिस आ रहा है ना उसके अंदर मैं डाल सकता हूँ नंबर, जैसे फर्स्ट पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो क्या होगा, हमारा जो तीसरा वाला पैराग्राफ था, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड को जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ दी है वो लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा NTH चाइल्ड। तो ऐसे हम उसको पर्टिकुलर मतलब जो भी हम चाहे उस पैराग्राफ को या फिर वो एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्यूडो क्लासेस। अब इसके बाद आता है हमारा स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्यूडो एलिमेंट्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले होता है स्यूडो एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट लाइन। तो यार मैं पैराग्राफ के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। चलो ये सारे पैराग्राफ्स को मैं हटा देता हूँ और इसमें लिख देता है लॉरेम 200 लिख देता है। चलो अब देखो यहाँ पर इतना सारा टेक्स्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी ना जो फर्स्ट लाइन है उसको अलग से मुझे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू देनी है CSS की, ठीक है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे स्यूडो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ये तो लिख दिया ना, nth चाइल्ड को मैं निकाल देता हूँ। और मुझे देखो स्यूडो एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमें सिंगल कॉलन लगाते थे क्लास के अंदर, यहाँ पर क्या होगा डबल कॉलन लगानी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लगा देता हूँ डबल कॉलन और इसके बाद में लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन। ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन और इसके अंदर मैंने कलर कर दिया रेड, ठीक है। तो ये कलर रेड लग गया। अब देखो मैं इसको इंस्पेक्ट करके अगर स्क्रीन साइज़ भी कम ज़्यादा करूँ तो अपने हिसाब से वो सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही वही प्रॉपर्टी लगाएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को नहीं लगाएगा। अगर हमने यहाँ पे BI टैग का यूज़ किया होता तो क्या होता, वो अगर स्क्रीन छोटी हो गई तो नीचे की तरफ भी लग जाती वही प्रॉपर्टी, पर हमने फर्स्ट लाइन की मदद से किया तो क्या होगा, वो पहली लाइन को ही लगाएगा। वैसे ही हमारे पास एक और होता है जो कि है फर्स्ट लेटर। देखो इसको मैं फर्स्ट लाइन को निकालता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लेटर। और इसमें क्या होगा, इसमें मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। चलो फ़ॉन्ट साइज़ कर देता है 20 पिक्सल, फिर सेव करते हैं। तो देखो जो उसका फर्स्ट लेटर था उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गई, ठीक है। 20 पिक्सल में अगर ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। देखो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ ना 40 पिक्सल हो गई। यार ये होता है हमारा फर्स्ट लेटर, और नाम से भी मतलब समझ में आ ही रहा है कि फर्स्ट लाइन क्या होता है और फर्स्ट लेटर क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा बिफोर और आफ्टर। तो यार बिफोर और आफ्टर बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मैं उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। तो यार देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो पहला वाला हमारा H1 था उसको मैं क्लास दे देता हूँ डॉट हेड दे देता हूँ। अरे यहाँ पे नहीं दिया जाएगा डॉट करके, मैं लिखता हूँ क्लास और उसको कर देंगे हेड। अब सेव करते हैं और मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डॉट हेड, इसके बाद लगा रहे आफ्टर, ठीक है। तो ये भी नाम से समझ में आ ही रहा होगा, आफ्टर मतलब उसके बाद में कुछ चीज़ हमें लगानी है, ठीक है। या फिर बिफोर भी होता है तो उसके पहले। तो यहाँ पे डबल कॉलन लगानी थी मुझे, मैंने लगा दी। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है जो कि हमारा कंटेंट, कि हम कंटेंट क्या डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, URL दे सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे URL के अंदर कोई इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि चलो URL ही दे देते हैं, मैं यहाँ पे कोई चीज़ डाउनलोड कर देता हूँ, ये लोगो डाउनलोड हो जाता है तो यही कर लेता है। चलो ओके हो गया। मुझे डेस्कटॉप के अंदर हमारी जो फाइल थी उसके अंदर मुझे इसको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा सेव। ओके ये मैंने कर दिया सेव। तो ये हमारी इमेज थी वो वहाँ पर सेव हो गई। और मुझे इसको यूज़ कर लेना है, कैसे करना है, चलो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत खतरनाक नाम लिखा है तो ठीक है। अब URL के अंदर मैं डाल दूँगा इसका पाथ। अब यहाँ पे हम कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर बिना कोटेशन के भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर वो नाम सेम हुआ तब। अगर स्पेस दे के आ रहा है तब नहीं लगा सकते। तो देखो कहाँ गया हमारा H1, ठीक है, ये रहा H1 हमारा, वहाँ पे मुझे इमेज नहीं मिल रही। ओके मुझे ना एक्सटेंशन भी लगाना पड़ेगा जो कि हमारा .png, ठीक है। मैंने नाम कॉपी किया तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सटेंशन के साथ में वो कॉपी हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लगाया था आफ्टर, तो बाद में उसके एक हमारी इमेज आ गई, ठीक है। तो आफ्टर ये होता है कि उसके बाद में कुछ हमें ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं। तो मैंने इमेज लगा दी। तो यार सेम चीज़ होती है हमारे बिफोर। तो बिफोर क्या होगा, उसके पहले ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर। अब सेव करते हैं और फिर जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो हमारा H1 जो था वो यहाँ पर आ गया और जो इमेज थी वो उसके पहले आ गई, ठीक है। तो यही होता है बिफोर और आफ्टर। और उसका अगर एक्चुअल में बात करें कि कहाँ पे यूज़ होता है, तो मैंने एक नैव बार का मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा कि नैव बार है ऐसी कोई जगह है ना, तो वहाँ पर आप कुछ एनिमेटेड बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि चलो एक काम करते हैं, कंटेंट के अंदर हम कर देते हैं ब्लैंक। ओके कंटेंट को ब्लैंक कर दो और वो जो कंटेंट है ना, अब ऐसा ऐसा समझ लो कि वो जो कंटेंट है वो हमारा एक ब्लैंक डिव है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैं इसको हाइट विड्थ दे सकता हूँ, हाइट कर दूंगा मैं 3 पिक्सल कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 100%,
ठीक है 100% कर दी। फिर उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। देखो इसके लिए ना आपको पोजीशन वो सारी चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यार मैंने पोजीशन सब कुछ कवर करके रखा है, तो आप आगे के वीडियोस मेरे देख सकते हो, ठीक है। तो यार इसके लिए मुझे करना पड़ेगा अब यहाँ पे पोजीशन, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो भी बहुत ठीक है, क्योंकि यार ये मतलब इतना भी सिंपल नहीं है ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना वो, पर आपको एक बारी मतलब समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कहाँ पर यूज़ होता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसकी पोजीशन कर रहा हूँ एब्सोल्यूट, और ये जो डायरेक्ट हेड है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा डॉट हेड, उसकी पोजीशन में कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। अब मैं कर दूंगा बॉटम से -5 पिक्सल कर देता है, और कर देता है लेफ्ट से कर देता है 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो मुझे ना नीचे की तरफ एक लाइन मिल गई, ठीक है। मैंने अब ये नीचे की तरफ क्यों मिली, हमने तो यहाँ पे लिखा है बिफोर, या फिर हम आफ्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे क्यों आई, क्योंकि हमने ना पोजीशन का यूज़ किया। अब वो क्या करेगा, इसको पोजीशन रिलेटिव दे दी उसके पेरेंट को, और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, मतलब कि उसके पेरेंट के हिसाब से वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट करेगा। अब देखो मैंने बॉटम को -5 पिक्सल किया, तो यहाँ पे 5 पिक्सल की गैप दिखेगी जो हमारा मेन H1 है, और ये जो लाइन दिख रही है उसके बीच में, ठीक है। अब मैं एनिमेशन की बात कर रहा था, वो क्या होता है कि विड्थ में इसकी कर देता हूँ 0, तब हमें ना आउटपुट में कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं ना इस पर होवर लगाने वाला हूँ कि होवर करने पर वो लाइन मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यार होवर करते हैं, कैसे करना है मुझे, डॉट हेड उस पर करेगा कोई होवर, तो उसका जो कौन सा लगाया हमने बिफोर, उस पर क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ हो जानी चाहिए हमारी 100%, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ, तो देखो मैं जैसे इस पर होवर करता हूँ तो उसकी विड्थ 100% हो रही है, ठीक है। अब ये एकदम मतलब एकदम तुरंत हो रहा है ना ये, इसको हम ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन में कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजिशन 0.5 सेकंड, ठीक है। हमने ट्रांजिशन कवर नहीं किया, पर ट्रांजिशन क्या होता है कि जो चीज़ भी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मैं विड्थ भी लिख सकता हूँ, पर ये सबको लग जाएगा। तो मैंने क्या किया कि विड्थ 0 से होगी 100%, उसमें 0.5 सेकंड का मतलब ट्रांजिशन होना चाहिए, 0.5 सेकंड के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 0.5 सेकंड के अंदर वो होगा, वो आएगी 0.5 सेकंड लगाएगी, और जाने में भी 0.5 सेकंड वो लगाएगी। तो ऐसे इस टाइप का हम एनिमेशन बना सकते हैं हमारे बिफोर और आफ्टर स्यूडो एलिमेंट की मदद से, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारे पास मार्कर, और ठीक है चलो पहले मार्कर की बात कर लेते हैं। तो मार्कर क्या होता है, जैसे हम यूएल लिखते हैं, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, तो इसके अंदर हम करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं। चलो तो मुझे यहाँ पे यूएल लिखना पड़ेगा, लास्ट में मैं लिख देता हूँ एक यूएल के अंदर डाल रहे हैं li, ठीक है। li के अंदर लिख देता है HTML, उसके बाद इसको कॉपी कर देता हूँ 3-4 बारी। अब देखो मुझे ना लास्ट में ये मिल गए, ठीक है, मुझे अनऑर्डर लिस्ट एक मिल गई, इसके अंदर जो ये बुलेट्स आ रहे हैं वो भी मुझे मिल गए। तो यार मैं क्या करूँगा, यूएल के अंदर जो li है उसके मार्कर को सिलेक्ट करूँगा। कैसे करना है मुझे, यूएल उसके अंदर li उसके मार्कर, ये रहा, उसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ। यार फ़ॉन्ट साइज़ मतलब क्या होता है, ये जो हमें बुलेट्स दिख रहे हैं ना, उसकी साइज़ अगर बढ़ानी हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। तो यार यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, उसको हम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट लिखा मैंने फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, कैसे 30 पिक्सल कर देता हूँ, तो इसकी साइज़ जो है 30 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही मैं उसका कलर भी चेंज करवा सकता हूँ। देखो मैं इसमें कलर लगा दिया, ब्लू लगाते हैं, तो इसका कलर जो था वो हो गया हमारा ब्लू कलर का। तो अगर हमें ये बुलेट्स को चेंज करना हो, ठीक है, उसका हमें कलर या फिर फॉन्ट साइज़ बढ़ानी हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं अपने मार्कर का। उसके बाद होता है सिलेक्शन। तो यार सिलेक्शन क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे डबल कॉलन, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है कि डबल कॉलन कहाँ पे लगती है, ठीक है। जब भी हमारा स्यूडो एलिमेंट आएगा तब आपको लगा देनी है डबल कॉलन में, जैसे मैंने मार्कर में लगाई पर आपको बोला नहीं, मतलब पहले मैंने बहुत बारी बताया बिफोर के अंदर आफ्टर के अंदर, ठीक है। तो डबल कॉलन तो आपको लगानी ही है। उसके बाद आ जाएगा सिलेक्शन के अंदर मैं कर देता हूँ कलर कर देंगे येलो कर देता है। चलो अब सेव करके जाता हूँ। अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा ना उसका कलर देखो येलो हो जाएगा, है ना, हो गया। तो यही होता है हमारा सिलेक्शन, कि जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा उसका कलर हमारा हो जाएगा येलो। देखो अब हम ना कोई पर्टिकुलर चीज़ पे भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सिर्फ P, तो पैराग्राफ पर सिलेक्ट करने पर ही येलो कलर लग जाए, देखो यहाँ पे लग रहा है, और जैसे मैं इस पर लगा रहा हूँ तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा सिलेक्शन। तो ठीक है, तो यही था हमारा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ओपेसिटी की। तो यार ओपेसिटी क्या होता है, जैसे मैं इस पैराग्राफ को, चलो इसको लगाया ही हमने,
ये जो हेडिंग है उसको मैंने बैकग्राउंड कलर लगा के रखा है। अब मुझे उसकी ओपेसिटी कम करनी हो, ओपेसिटी मतलब कि उसकी ट्रांसपेरेंट, उसको ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे वैसा करना हो, तब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ जल्दी से, मैंने कहाँ पे लगाया था, H1 हमारा कहाँ गया, कौन सा है वो मुझे देखना पड़ेगा, जिसमें CSS3 लिखी हुई है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर चाइल्ड सिलेक्टर लेके हमने किया था वही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा H1 जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर लगा के रखा है, ठीक है। मैं होवर को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, होवर की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। हाँ, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या करने वाले थे, ओपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपेसिटी, ये मैंने लिख दिया ओपेसिटी। अब ओपेसिटी हम कैसे दे सकते हैं पता है कि 0 से लेकर 1 तक, और उसमें पॉइंट में वैल्यू देनी है, जैसे 0.5 या फिर 0.6 या फिर 0.2, तो 0 से लेकर 1 तक लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो वो रहेगी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब कि पूरा वो दिखना चाहिए हमें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के साथ में, कलर मतलब जो भी है पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट, तो ये होता है 1। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो क्या होगा, वो हमें गायब ही मिलेगा, मतलब वो दिखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, जो भी हमारा एलिमेंट था एकदम वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0.3, ठीक है, अगर मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ, पर 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.5 या फिर 0.3 जो भी है। तो मैंने लिख दिया 0.5, तो क्या होगा, वो 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो 50% हमें दिख जाएगा। तो देखो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है। जैसे हमने कलर के अंदर देखा था, जैसे मैं ये मैंने रेड कलर का यूज़ किया, इसमें भी किया ही है, तो मैं ना इसको 1 कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसकी ना ओपेसिटी कम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कर देता हूँ 5। तब क्या होगा कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी उतनी हुई, ठीक है, क्योंकि हमने RGB यूज़ किया, RGBA यूज़ किया अल्फ़ा वैल्यू के साथ में। पर अगर मैं ओपेसिटी का यूज़ करूँ तो क्या होगा, पूरे एलिमेंट को, मतलब कि उसका बैकग्राउंड कलर, कलर बॉर्डर, वो सारी चीज़ों को वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, जितने भी हम परसेंटेज में, जैसे 0.5 दिया तो 50%, ठीक है, 0.1 दिया तो 10%, वैसे वो कर देगा, ठीक है। तो यार यही होता है हमारा स्यूडो एलिमेंट, स्यूडो क्लासेस, ओपेसिटी, और यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।